बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करेंगे दोबारा से अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और कौन सा एएस चल रहा था? एएस 19 अकाउंटिंग फॉर लीज। बेटा ठीक है, अब फटाफट से मेरे साथ साथ रहिएगा। पूरा एएस आपको बता चुका हूं मैं, बस एक टॉपिक बच रहा है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। इसी पूरे एएस को यहां तक रिवाइज करेंगे पहले बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ, और उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे। ठीक, मेरा पहला काम यही रहेगा। वैसे एग्जाम्पल मैंने कुछ कुछ लिखवाए हैं आपको, तो आइडिया उससे हो गया होगा, लेकिन अब टोटलिटी में पिछली 3 क्लास में जो कुछ किया हमने वो सब मैं यहां पर आपको बहुत आराम से रिवाइज करा रहा हूं। ध्यान से देखिए। तो बेटा लीज 2 प्रकार की, कौन कौन सी लीज हो सकती है? बेटा बोलते जाओ ना, देखो ऐसे नहीं। फाइनेंस लीज होगी या अच्छा ये बताओ ऑपरेटिंग लीज किसे कहेंगे? जो फाइनेंस लीज नहीं होगी। और फाइनेंस लीज किसे कहेंगे? जिसमें 5 इंडिकेटर्स हैं, कोई एक इंडिकेटर भी दिख जाए तो उसे फाइनेंस लीज कह देंगे। ये 5 इंडिकेटर्स कौन कौन से थे? सब्सटेंशियल लाइफ मैं कवर कर रहा हूं। बोलो बेटा, आपने रेंट पर दिया सब्सटेंशियल पीरियड के लिए, या दूसरी बात लीज टर्म के बाद आपके पास ऑप्शन है एसेट परचेज करने का। बोलो बेटा, एट अ प्राइस लोअर देन द फेयर वैल्यू। भाई आपके पास क्या है कि आप चाहो तो एसेट परचेज कर लेना बाद में, और मार्केट प्राइस से कम भाव में दे दूंगा। तीसरा, स्पेशलाइज्ड नेचर की एसेट है जो आपके लिए ही बनाई गई है। चौथा, बोलो बेटा, हाँ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या बताओ पूरी बात? एट द एंड ऑफ द, भाई शर्त ये रखी है मैंने लीज एग्रीमेंट में कि लीज टर्म खत्म होते ही ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगी विदाउट एनी पेमेंट, तो भी क्या है ये फाइनेंस लीज। और एक पॉइंट और था, वो उस टाइम समझाया नहीं था, अब समझ में आ जाएगा। वैसे क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज जो हैं वो सब्सटैंशियली इक्वल हो, यानी जितनी एमएलपीज आप देने वाले हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू लगभग फेयर वैल्यू के बराबर है। यानी समझो इसकी हिंदी कि जितना एसेट का भाव है वो सारा ही मैं आपसे ले रहा हूं लीज रेंट के तौर पर, तो उसका मतलब रेंट है ही कहां, फिर तो मैंने एसेट आपको बेच दी। बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट पढ़ो फिर से एक बार, वहां जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर शायद 4 है, वो उस टाइम पढ़वाया नहीं था मैंने। पढ़ना क्या लिखा हुआ है? बोलो बोलो, एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, यानी स्टार्टिंग में ही द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एमएलपीज, जितनी भी पेमेंट्स करने वाले हैं उनकी आज की वैल्यू इज सब्सटैंशियली, यानी लगभग बराबर हो किसके? फेयर वैल्यू के। बेटा क्लियर है? तो ये फाइनेंस लीज होगा, और नहीं है तो ऑपरेटिंग लीज होगा। क्वेश्चन में आपको हमेशा बताएगा कि ये फाइनेंस लीज का क्वेश्चन है, ये ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन है, इसका ट्रीटमेंट करो। बेटा क्लियर है बात? दूसरी बात, हाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछे भाई ऐसा हो रहा है, बताओ ये फाइनेंस है ऑपरेटिंग है, ऐसा हो रहा है ये फाइनेंस है ऑपरेटिंग है। इन 5 इंडिकेटर्स के ऊपर इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, वो करेंगे आज हम। ठीक है, अब बात आई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल था कि भाई अगर फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज अगर है तो लेसर और लेसी अपनी किताबों में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। बेटा किस हिसाब से करेंगे एंट्री रिकॉर्ड? सब्सटेंस सेल परचेज की है, लीगल फॉर्म रेंट का जरूर है, लेकिन सेल परचेज मानते हुए करेंगे। बेटा ठीक है बात? अब सेल परचेज की एंट्री लेसर क्या करेगा अपनी किताबों में? जल्दी बताओ, बोलो बेटा क्या करेगा? लेसी डेबिट टू सेल। बेटा क्लियर है? और ये क्या करेगा? एसेट खरीदी, एसेट टू लेसर। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? इसने क्या क्रिएट कर ली? अपनी एसेट क्रिएट कर ली, और साथ में क्या हो गई ये लायबिलिटी कि भाई इतने का मुझे पेमेंट करना है। अब दोनों एंट्री सेम ही अमाउंट से होंगी? हाँ बोलो, नहीं होंगी। हो सकती है इत्तेफाक से, लेकिन जरूरी नहीं है। अच्छा,
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब बता रहा हूं, बस ये परेशान करता है वरना। बहुत ध्यान से समझ लो, लॉजिकल है, मैं भी फॉर्मूले के अंदर लेके नहीं जाऊंगा आपको, ठीक, बहुत सिंपल है। बताओ जी, लेसी को एसेट कितने में पड़ी, क्या बताया, क्या लिखोगे इसमें आप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज या फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ठीक है बेटा, भाई जितना पेमेंट मैं कर रहा हूं उनकी आज की वैल्यू या मार्केट का भाव जो भी कम हो उस पर रिकॉर्ड कर लूंगा। मार्केट में भाव ज्यादा चल रहा है, मुझे कम पेमेंट करना पड़ रहा है, तो भाई फ्यूचर गेन है, कम बुक कर लो। मैंने पेमेंट ज्यादा कर दिया, मार्केट में भाव कम है, तो भैया फालतू नुकसान होने वाला है, आज ही बुक करो, फेयर वैल्यू पर लोअर पर रिकॉर्ड कर लो। लॉजिक समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक, अब बात आई एमएलपीज क्या होती हैं। बेटा क्या बताया था? हाँ जी, लीज रेंटल टोटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। बेटा ठीक है, बेटा ठीक तो है। यूजीआरवी तो लेसी की किताबों में कभी आएगा ही नहीं। बेटा क्लियर हो रही है बात? बेटा ठीक है ना। यूजीआरवी क्यों आएगा लेसी की किताबों में भाई? उसने गारंटी दी नहीं, ये तो गारंटी तो उसने सिर्फ इतने अमाउंट की दी थी, ये लीज रेंट दे दूंगा, साल के लीज टर्म के अंत पर ये जीआरवी दे दूंगा, ये कभी ना आएगा। अब आ जाओ इस पर, ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई, ये कितने पर रिकॉर्ड करेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट पर। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब फिर बताया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एमएलपीज प्लस, बेटा आप देख रहे हो डिफरेंस क्या है भाई? इसको तो इसी की भी उम्मीद है ना, इसको ये सारी उम्मीद जो ये देगा उसकी तो उम्मीद है ही, साथ में यूजीआरवी की भी तो उम्मीद है। तो हमेशा लेसर की किताबों में जब काम करेंगे तो यूजीआरवी कंसीडर करेंगे, और लेसी की किताबों में कभी भी यूजीआरवी कंसीडर नहीं होगा। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? फिर इसके बाद अगली एंट्री क्या थी, जरा बताना फटाफट से। बेटा बोलो ना, अगली एंट्री क्या थी? साल के अंत पर क्या एंट्री करोगे? ब्लैंक मत हो जाया करो। ईयर एंड पर क्या होगा? लेसी से मांगेंगे क्या? फाइनेंस चार्जेस, और फिर क्या मिल जाएगी मुझे बदले में? इंस्टॉलमेंट। बोलो बेटा हाँ। और फिर पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे क्या? इनकम हो गई ये, और साथ में किसकी एंट्री हो जाएंगी? डेप की। बेटा यही सब बताया था, डेप की एंट्री। डेप की एंट्री यहां होगी क्या? मैंने बेच डाली एसेट, यहां नहीं होगी एंट्री डेप की। बेटा क्लियर है इतनी बात? फिर हमने जरूर एक और बात की इसमें कि भाई ये फाइनेंस चार्जेस निकालने हैं, ये जो फाइनेंस चार्जेस निकालने हैं, हर इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, वो याद आ रहा है? एक चार्ट बनवाया था मैंने, बोलो बेटा उससे निकल जाएगा? बेटा हाँ बोलो, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और उसके साथ एक कॉन्सेप्ट और बताया था मैंने, टू कैलकुलेट द इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, कि भाई मुझे ये नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब तो मेरे पास है एग्रीमेंट में, एमएलपी कितनी रहेगी, यूजीआरवी कितनी रहेगी, लेकिन मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बोलो बेटा इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, उसके लिए मैंने बताया था तरीका, एज्यूम कर लो 10%, 14%, बीच में कहीं होगा तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाकर वो बात भी बन जाएगी। बेटा ठीक है इतनी बात? बोलो। फिर हमने बात की किसकी? ऑपरेटिंग लीज की। बताना बेटा ऑपरेटिंग लीज में क्या बताया था आपको मैंने? दिस इज एज गुड एज ऑर्डिनरी। कौन सी ट्रांजेक्शन है बेटा, जल्दी बताओ। ये तो रेंट की ही ट्रांजेक्शन है, तो हर साल क्या एंट्री होगी? इसे रेंट मिलेगा, ड्यू कर, रिसीव कर लो, चलो सीधा, बैंक टू लीज रेंट, ये रेंट देगा, लीज रेंट टू बैंक। अब ना एक प्रॉब्लम है, मैंने बहुत सारी एसेट पड़ी हुई हैं, कुछ मेरे गोडाउन में हैं, कुछ मैंने दे रखी है लेसी को किराए पर, अब याद नहीं रहेगा, तो एक काम कर लें, एक एंट्री और कर लेते हैं। मशीन देते ही क्या एंट्री होगी?
मशीनरी देते ही क्या एंट्री हो जाएगी, एक मशीन ऑन लीज डेबिट टू परचेज, लेसी से पैसे ना मिल जाएंगे अभी, परचेज मेरा स्टॉक कम हो गया, मेरे लिए मशीन स्टॉक थी, जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो परचेज कम हो गई और मशीनरी लेसी के पास पड़ी हुई है। मेरी बैलेंस शीट समझो ना अब क्या बोलेगी, मेरी बैलेंस शीट बोलेगी कुछ स्टॉक इन हैंड है और कुछ स्टॉक लेसी के पास पड़ा हुआ है। बेटा ये बोलेगी कि नहीं बोलेगी, ठीक। और इसके बाद क्या, एक खास बात बताई मैंने, क्या जितना लीज रेंट रिसीव हुआ उस सबको इनकम मान लूं, बोलो बेटा हाँ सर कर दो, और क्या, जितना लीज रेंट रिसीव हुआ उस पूरे के पूरे को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, कर दूं क्या, नहीं करेंगे। कितना, एक नोट लिखवाया था, क्या रिकॉग्नाइज कितना करेंगे, इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, बोलो बेटा ठीक। तो जितना इसमें से आउटपुट होगा उतना पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी कहां जाएगा, लीज इक्वलाइजेशन, सॉरी लीज रेंट इक्वलाइजेशन, ये डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर रहेगी। बेटा ठीक है, पिछली 3 क्लास में इस सब के ऊपर मैंने अभी तक मेहनत की है, ठीक है। अब इसके प्रॉपर एग्जाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 यहां पर। क्लियर है बात बेटा, क्लियर है बात बेटा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि कॉम्प्लिकेशंस हैं बड़ी सारी, जो नॉर्मली हम करते हैं अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में, उससे कुछ हटकर है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं बार बार इसलिए रिवाइज कराता हूं, वर्ड्स दिमाग में सेट हो जाएं अच्छे से, वरना प्रॉब्लम क्या है, सब चीजें एक से लगनी शुरू हो जाती हैं। फाइन, तो मुझे लगता है कि काफी चीज अब दिमाग में सेटल हो गई होंगी। अब करेंगे क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अभी करते हैं, चलो असाइनमेंट जी बेटा, पढ़ना जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैड टेकन मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज। क्लियर हो गया, फाइनेंस लीज है, बोलो बेटा। ऑन एस फ्रॉम एसके द इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, 4 साल की लीज थी, फेयर वैल्यू कितनी है आज, बेटा क्वेश्चन सोल्यूशन मत जाना, ध्यान से बस सुनते जाओ, दिमाग में सेट करते जाओ। आज फेयर वैल्यू कितनी है इसकी, बोलो बेटा 20 लाख। लीज रेंट कितना तय हुआ, 6,25,000। ठीक है जी, ये पिक्चर ना दिमाग में सेट हो जाएगी इसलिए बना रहा हूं। अच्छा जीआरवी, ये लो जी जीआरवी दे दी, कितनी है जीआरवी, 1,25,000। और एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू क्या मतलब हुआ इसका, यूजीआरवी आ जाएगी इससे, कितनी 3.75, 3.75 बेटा कितनी होगी, तो बेटा यूजीआरवी वो एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी उम्मीद तो इतनी थी, उसमें से गारंटीड है तो अनगारंटीड निकल जाएगी। आगे आओ, इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न दे दिया। अच्छा तो बेटा रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। ये इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के काम आ जाएगा। आगे आओ, डिस्काउंटेड रेट फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर वो दे रखे हैं, नहीं दिए होते निकाल लेते। बेटा हाँ बोलो, 1 डिवाइड बाय 1.15। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, अंडरलाइन करो इसको। एज पर AS 19 एंड डिस्क्लोज इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन बैलेंस शीट एंड P&L एट द एंड ऑफ ईयर 1। मुझे बताओ लीज लायबिलिटी निकालने को बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, लायबिलिटी किसकी किताबों में आएगी, लेसर के या लेसी के, ये री एंट्री। फाइनेंस लीज ये पढ़ा, लायबिलिटी कौन दिखा रहा है ये बताओ मुझे, लेसर या लेसी। लायबिलिटी तो किसकी किताबों में है, जान के मैंने वर्ड नोट कराया था इसलिए, लेसी की किताबों में ही तो लायबिलिटी है। ये लीज के वजह से लायबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है, बोलो बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLPs निकाल लोगे, इसमें यूजीआरवी नहीं आएगा, फेयर वैल्यू से कंपेयर कर लोगे। बेटा बताओ, अब चेक कर लो एक बार सोल्यूशन। MLPs दिए हुए हैं
625 625 625, आखिरी वाली पढ़ लो, ये पढ़वानी है बस मुझे। कितनी है आखिरी वाली? बोलो बेटा। 750 है, देख रहे हो आप, ये कंसीडर नहीं की। अच्छा, ये कब करते? अगर लेसर की किताबों में एसेट जो सेल है वो कितने पर रिकॉर्ड होगी वो पूछता तो ये भी लेते। बेटा बोलो, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली हमने, 1855 आ गई। तो बेटा कितनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज? कितनी है जल्दी बोलो बेटा, बोलो। 18,55,850। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? विच एवर इज, रूल क्या था? लोअर। तो लोअर कौन सा है इनमें से? 18,55,850 लोअर है। क्लियर है? बस इस बात के 6 नंबर हैं आपके। आई होप ठीक है बात ये। आगे आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रकाश लिमिटेड लीज द मशीन टू बादल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या है? फेयर वैल्यू 28.3, लीज टर्म 5 साल, 8 साल तक लीज रेंट रहेगा। जीआरवी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, यानी कोई यूजीआरवी बताएगा? बताओ क्या? 1.4 हो गया। रेट ऑफ रिटर्न 15%। डिस्काउंटेड रेट्स दिए हुए हैं फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर के 0.8696, 0.7561 एंड सो ऑन। असर्टेन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है। बोलो बेटा। अच्छा ये बताओ जरा पहले, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आती कैसे थी? हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस, कोई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बताओ कितनी है पहले इस क्वेश्चन में। लीज रेंटल्स कितने थे? बोलो बेटा। 8 लाख थे 5 साल तक। बेटा ठीक कर रहा हूं। प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 1.6। और अनगारंटीड कितनी है? बेटा ये लेंगे कि नहीं लेंगे? 1.4 नहीं लेंगे? लेंगे या नहीं लेंगे? बेटा बिल्कुल लेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, नेट इन्वेस्टमेंट कौन निकालता था? लेसर निकालता था। फाइनेंस इनकम किसकी होगी? लेसर की। उसके तो चार्जेस होंगे। बेटा बोलो, खत्म बात। तो अब इसी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे अगर इन सब की, तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आओ जरा प्रेजेंट वैल्यू का चार्ट देख लो एक बार। 8 लाख रुपए लिखे हुए हैं 5 बार तक, जल्दी बताओ। फिर 1.6 भी लिखा हुआ है, 1.4 भी लिखा हुआ है। सब में डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाकर प्रेजेंट वैल्यू आ गई कितनी? ये आ गई 28,30,900। ये मानते हुए कि कैलकुलेशन आप कर लोगे। ये कुल मिला के कितना है? 8 40 43 लाख। क्या अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम ना आ गई आपकी? बोलो बेटा। ठीक है चलो आगे आओ। 3 सेल एंड लीज बैक बाद में करेंगे। 4 देखो, टाइप्स ऑफ लीज AS 19, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेल एंड लीज बैक बाद में बताऊंगा। 6th इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न बता चुका हूं, थ्योरी क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन देखिए, आंसर मत देखना बिल्कुल भी। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू आइदर ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। बताइए ये ऑपरेटिंग है या फाइनेंस लीज है? कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं, देखना। लीज हैज, लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट लोअर देन फेयर वैल्यू। जहां आपको डाउट हो बस वही फाइनेंस लीज है। मैं क्यों दे रहा हूं भाई ऑप्शन उसे कि सस्ते में खरीद लेना तुम बाद में? क्या है इसका मतलब? फिर भी 5 शर्तें हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनमें ढूंढ लो, एक इंडिकेटर मिल जाएगा। आगे, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट 7 इयर्स, लीज टर्म 6 इयर्स। यहीं रुक जाओ। क्यों? मेजोरिटी याद है? मेजोरिटी, और मेजोरिटी का मतलब क्या था? 50% प्लस मैं मान लूंगा। अगर मेजोरिटी लाइफ मैंने लीज पर दे दी तो इसका मतलब वो फाइनेंस लीज है। बट एसेट इज नॉट एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ लीज टर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक शर्त तो पूरी हो ही गई, वहां जो 5 इंडिकेटर्स हैं कोई भी एक पूरा हो जाए तो बात बन जाएगी। आगे आइए, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट 6 साल, लीज टर्म 2 ईयर, बट द एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर एंड हैज बीन प्रोक्योर्ड ओनली फॉर यूज ऑफ द लेसी। नहीं, मेजोरिटी लाइफ तो दी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, स्पेशल नेचर तो है ना, हो जाएगा। आगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी एक्स है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट वाई है, बताओ ये है कि नहीं है? सारी एमएलपीज की प्रेजेंट वैल्यू एक्स है और फेयर वैल्यू एसेट की वाई है। अभी शर्त पढ़ाई तो है एक मैंने, क्या लिखा है शर्त में? शर्त बताओ। अच्छा, शर्त क्या थी फाइनेंस लीज की जो पढ़ाई थी आज मैंने? नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज इज सब्सटेंशियली इक्वल टू द फेयर वैल्यू। अब इसका आंसर करो, कैसे करोगे? वो एक्स है, वो अवाय है, किसने कहा इक्वल नहीं है? आप डू नॉट ट्राई टू जंप ऑन टू द कंक्लूजन्स। तलवार लेके मत बैठा करो, फूल का गुलदस्ता लेकर बैठो। आप सही कहोगे आपको दे दूंगा, आप सही कहोगे आपको दे दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तलवार लेके नहीं, तेरी गर्दन काट दूंगा और तू मेरे साथ आ जा, नहीं। क्या का जवाब दोगे बताओ? अब भाई अपना ज्ञान पे लो ना, इसमें ज्ञान पे लो। ज्ञान क्या कहता है? एज पर AS 19 शर्त ये है फाइनेंस लीज की कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू होगा तो फाइनेंस लीज हो जाएगा। इन द गिवन केस इफ एक्स इज सब्सटेंशियली इक्वल टू वाई, तब तो ये फाइनेंस लीज है, एंड इफ इट इज नॉट द केस देन इट इज अ केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। समझ में आ रही है बात? बैलेंस बनाओ, डिप्लोमेटिक आंसर वो ही करना पड़ेगा भाई। आपने कैसे कह दिया एक्स और वाई बराबर नहीं है? एक्स अलग है, वाई अलग है, मान लिया, लेकिन उसका एक्स हो 1,99,000 और वाई हो 2 लाख रुपए, तो सब्सटेंशियली इक्वल तो हो गया। बेटा बोलो, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो पहले। 10 देख रहे हो आप? कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये क्या हुआ, 12 पहले आ गया? ये पेज गलत लगा दिए क्या? है ना, वो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलो खैर कोई बात नहीं, फिलहाल 10th पर आइए। 10th आंसर पर नजर मत डालना बिल्कुल भी, दिमाग काम करना बंद कर जाता है वरना। लीज लिमिटेड नहीं, ये नहीं है अभी, ये वाला नहीं अभी। 10th 11th एक मिनट, एक क्वेश्चन, चलो देखो ये ठीक है। 10 देखते हैं। द फेयर वैल्यू बीइंग, बेटा फेयर वैल्यू कितनी है इस एसेट की? 7 लाख रुपए। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एज वेल एज लीज टर्म्स कितनी है बेटा? 3 साल। एट द एंड ऑफ ईच ईयर लीज लेसी विल पे, बेटा कितना रेंट पे करेगा वो? 3 लाख का लीज रेंट हो गया। लेसी हैज गारंटीड अ रेजिडुअल वैल्यू, कितनी करी बेटा इसने? 22,000 on expiry of the lease. However, lessee limited estimates that the residual value will be lesser, estimates that the residual value of the machine will be only rupees 15,000. बोलो बेटा क्या करेंगे? UGRV कितनी हो जाएगी? UGRV बताओ बेटा कितनी होगी? ये नेगेटिव हो जाएगी फिलहाल, तो अभी बात करता हूं इसकी मैं। आगे आइए, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, बेटा बताना रिटर्न कितना दिया हुआ है? हाँ जी 15%। पीवी फैक्टर भी दे दिया 15% पर, नहीं दिया होता निकाल लेते। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीन टू बी कंसिडर्ड बाय लेसी। अभी मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, पता नहीं कैसे लिखूं, नेगेटिव लिखूं, नील लिखूं, लिखूं ना लिखूं, मुझे थोड़ा डाउट था। भाई लेसी कह रहा है
कि 22 तो मैं दे दूंगा, लेस अगर मुझे लग रहा है 15 ही मिल पाएंगे। पता नहीं क्या कह रहा है, समझ नहीं आ रही बात। चलो खैर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीन टू बी कंसिडर्ड बाय लेसी एंड द फाइनेंस चार्ज इन ईच ईयर। पहले एक बात बताओ मुझे, लेसी अपनी किताबों में मशीन कितने पर दिखाता है? एंट्री तो पता है मुझे, क्या एंट्री होती है लेसी की किताबों में? क्या एंट्री होगी? एसेट टू लेसर, और कितने पर होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज निकालते हैं तो यूजीआर तो चाहिए ही नहीं उसमें, कुछ भी हो, काहे कोई दिमाग लगाना, ठीक। तो क्या आप पहले वो कंसीडर कर लोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है मुझे? चार्ट चेक करो अब। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये क्या करा इसने, लीज पूछा है कौन सी है इसने? अच्छा इसने दिया नहीं लीज कौन सी है ये। एक मिनट बता रहा हूँ बेटा, लीज कौन सी है आप बताओ। हाँ क्यों, फाइनेंस क्यों है? एग्जैक्टली, इकोनॉमिक लाइफ भी 3 साल थी, लीज टर्म भी 3 साल था, तो क्लियरली इट इज अ केस ऑफ फाइनेंस लीज। अच्छा अब ये बताइए मुझे यहाँ पर कि ये क्या है, ये पेज आगे पीछे हो गया क्या कुछ? हाँ ये तो रहा, अच्छा ये पेज कुछ, इसका सोल्यूशन दिख रहा है आपको? कहाँ दिख रहा है सोल्यूशन बताइए, इस ऊपर क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। दिख गई कि नहीं दिखी? कैसे आएगी वो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज। बेटा हाँ बोलो, चेक करो। ये अच्छा वर्किंग नोट। बेटा एनुअल लीज रेंट कितना है? 30,000 रुपये, 3 लाख रुपए बोलो बेटा, और 22,000 रुपये ये पकड़ लिया, ठीक तो है। चलो मैं ये चार्ट नया देखो, छोड़ो से, हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज। कितने साल थे बेटा? 1 2 3 बेटा, ठीक है। अमाउंट कितना कितना लिखोगे इसमें? 3 लाख, 3 लाख, यहां कितना लिखूं? 3,22,000 बेटा हाँ बोलो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लोगे 15% के हिसाब से, यहां प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगी, ये सब मिलाकर आनी चाहिए 6,99,054। बेटा आंसर देख के बता रहा हूं मैं, ये समझ में आएगा आपको। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या किया हमने? अब बताओ कितने पर रिकॉर्ड करेंगे? एसेट कितने पर रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज विच एवर इज लोअर। बेटा ठीक है, बेटा क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? ठीक, इतने पर रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा अब एसेट की वैल्यू तो ये है, क्या आप दूसरी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या थी? फाइनेंस चार्जेस इन ईच ईयर। बेटा निकाल लोगे? बताओ उसका चार्ट क्या था, वो बनवाओ। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस, चलो एक बार रिवाइज हो जाएगा। बेटा मैं भूल गया, मेरी मदद करनी है आपको। ईयर 1 2 3, बताओ कितने कितने की अमाउंट पे करी है आपने इसमें? 3 लाख, 3 लाख, 3,22 या कुछ और? 3,22 क्यों? लेसी की किताबों में बात हो रही है ना, लेसी तो निकाल रहा है ये फाइनेंस चार्जेस 3,22। अच्छा अब क्या करना है इसमें? इसमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कितना। जो इंटरेस्ट नहीं होगा, क्या रेट था? जो इंटरेस्ट नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। और इसके बाद क्या बचेगा? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। हाँ कुछ
फिगर्स हो ना हो, मुझे एक बात क्लियर है, बताओ क्या क्लियर है? कुल मिलाकर प्रिंसिपल कितना रहने वाला है? 699,054, बोलो बेटा। और कितना पेमेंट करने वाले हो? 9/22 का। तो कुल मिलाकर ब्याज कितना रहने वाला है? बताओ बेटा कितना रहने वाला है ये? उसका चार्ट में देखना, समझ नहीं आएगा वो। 2,22,940। फटाफट से चार्ट कंप्लीट करके दो मुझे। करो जो मैंने सिखाया उस हिसाब से करो, जो मैंने सिखाया उस हिसाब से चार्ट बनाओ फटाफट से, वरना बाद तक कंफ्यूजन रहेगी। करो फटाफट। बेटा मदद कर दो कुछ। पहली बार कितना आएगा? 15% ब्याज किस पर आएगा? बेटा आप बता दो किस पे आएगा। हाँ बिल्कुल सही, 6,99,054 का लोन था, 15%। हाउ मच? 104858 माइनस करेंगे 3 लाख में से। 3 लाख में इतना तो इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल कितना? 195142। तो प्रिंसिपल कितना बचा? 50। कैसा आएगा प्रिंसिपल भाई बताओ, फॉर्मूला लिख लें। 699,054 में से 104,858 का लोन वापस हो गया। कितना बचा? सॉरी 195142। हाउ मच? 503,912। लो जी, बाकी चार्ट कंप्लीट करके बताओ झटपट से। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या लिख दोगे? बैलेंसिंग फिगर लिख देना। बताओ बेटा, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का, यही सब करना था इसमें 8 नंबर में। ठीक, बताओ जी कितना लिखूं यहां पर अब? 75587 माइनस करो 3 लाख में से 2212 लेस करो इसे 1। वहां पे 4413 है। अरे ठीक है ना, काहे को 1 रुपए के लड़ रहे हो बेटा, जेब से डाल लो 1 रुपया। बताओ कितना बचा ये? 279499। तीसरे साल में क्या करोगे? अब आप कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल वापस हो गया होगा और बचा हुआ जो है वो इंटरेस्ट रहा होगा 450। ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है मैंने, कैलकुलेशन नहीं की। बेटा मैच हो रहा है सब कुछ, दैट्स इट। अब उसने कहाँ निकाला फाइनेंस चार्ज, वो चेक कर लो बस। देखो 104,858, 75587 और 41। ये क्या हुआ? इतना फर्क क्यों आ गया भाई ये? अरे ये 4250 थोड़ा ना आएगा। 4250 ठीक है चलो।
नोट कर लीजिए, नोट कर लें। ठीक है, नहीं ये केस का हो गया, ठीक है, बजाज ठीक है जी बेटा। बेटा क्लियर है बात, ये यही सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको मिलते जुलते 6 नंबर 8 नंबर में पक्का मिलेगा लीज का क्वेश्चन, डाउट ही नहीं है कि ना मिले। अगला क्वेश्चन पढ़िए 11। मुझे लगता है क्वेश्चन करके थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा आपका, है ना, क्लैरिटी भी आ गई होगी। और क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। बीपी अवेल्ड अ लीज फ्रॉम एनएल, ठीक है, कंडीशंस क्या क्या थी, चार्ट ही बना लेते हैं, वही समझ में आता है हमारे को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, लीज लिया हमने 3 साल के लिए, ये रहा जी 3 साल। बिगिनिंग ऑफ द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग, अच्छा क्या कॉस्ट थी यहाँ पर, 10 लाख रुपए की एसेट थी जो लीज पर दी। एक्सपेक्टेड लाइफ थी 5 साल, अच्छा लाइफ कितनी थी इसकी वैसे, और लीज पर कितने साल से दी है, ऑपरेटिंग है फाइनेंस है, बोलो फाइनेंस, मेजर लाइफ दे दी हमने, फाइनेंस मानूंगा जब तक खुद ही मना ना कर दे तो। आगे फेयर वैल्यू कितनी है इसकी, अच्छा फेयर वैल्यू भी 10 लाख ही है, ठीक है। प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक्स टू लेसर ऑन टर्मिनेशन ऑफ द लीज, जब खत्म हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी, लीज खत्म हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी वापस मेरे पास लेसर के पास ही आ जाएगी। ये तो मुझे ऑपरेटिंग लीज लग रही है या फाइनेंस लीज लग रही है, अभी आपको लग रही है भाई, वो परेशान कर रहा है जानकर आपको। एक शर्त पूरी हो गई ना, बाकी सारी पिट जाए, चाहे रहेगी फाइनेंस ही, शक तो क्रिएट हो गया। आगे आओ, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये लो जी UGRV कितना है, हाँ जी, अच्छा इसमें दिक्कत है क्वेश्चन में शायद कुछ, 1 लाख। 3 equal annual payments are made at the end of each year. Consider IRR, अच्छा दिक्कत आएगी थोड़ी सी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, मैं इससे अंत में कराना चाह रहा हूँ क्वेश्चन। बताना क्वेश्चन कौन से बच रहे हैं पहले एक बार, और इस पर लौट के आऊँगा अभी, मुझे इसमें कुछ बताना है, मुझे तो क्वेश्चन कौन से बच गए एक बार, फटाफट से नजर मारो। वो फिगर ये ना आगे पीछे हो गई शीट। 3rd रह गया सेल एंड लीज बैक, छोड़ दो। उसके बाद 5th कहाँ रह गया, 5th तो थ्योरी है भाई, 6 7 8 8th हो गया, 9th रह गया ना शायद एक, 9th पढ़ लो पहले, 9th एग्जाम का क्वेश्चन है, 9th को पहले ऑपरेटिंग लीज का, इस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, 11th पर बाद में आऊंगा, पहले 9 देखिए। अब मशीन वो करते हैं ना, सब चीज गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसलिए पहले क्वेश्चन स्मूथली हो जाए। 9 अ मशीन वॉज गिवन ऑन 3 years ऑपरेटिंग, सोचना नहीं है बिल्कुल भी, इट इज एन ऑपरेटिंग लीज बाय अ डीलर ऑफ अ मशीन फॉर इक्वल एनुअल रेंटल्स यील्डिंग 30% प्रॉफिट, मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख। बेटा क्वेश्चन किया था वैसे मैंने सेम ऐसा। आज मशीन की कॉस्ट कितनी है बोलो, 1.5 लाख। मैं लीज रेंटल्स कितना चाह रहा हूं,
30% मार्जिन मिल जाए मुझे, 15-45, 1,95,000 चाह रहा हूं मैं, लीज रेंटल मिल जाए मुझे। चलो खैर, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन 5 इयर्स, लाइफ कितनी है इसकी? 5 साल ये मशीन चलने वाली है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक लाइफ एंड यूजफुल लाइफ? इकोनॉमिक लाइफ टोटल है, उसमें से जितना लेस ही यूज करने वाला है वो यूजफुल लाइफ है। आगे आए, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 इयर्स एंड आउटपुट ऑफ द मशीन आर एस्टिमेटेड। अच्छा, ये बात भी है। आउटपुट कितना दिया हुआ है 5 सालों का? ये कितना कितना बनाएगी मशीन? ये 40,000 यूनिट, 50 पन्ना पलट मत लेना बिल्कुल भी, 50,000 यूनिट, 60,000 यूनिट और 80,000 और 70,000, 3, 4, 5 कितना हुआ सब मिलाकर? 9, 15, 15, 15, 30, 3 लाख हो गई। कुल मिलाकर ये मशीन 3 लाख यूनिट्स बनाएगी 5 साल में। मैंने लीज पर कितने दिन के लिए दी थी? लीज टर्म है 3 इयर्स। क्वेश्चन इकट्ठा कर रहा हूं बस अभी, मैं अपने आप से कुछ नहीं किया मैंने अभी तक। आगे आए, स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, यही करते हैं हम। कंप्यूट द फॉलोइंग, एनुअल लीज रेंट कितना होगा वो बताओ। लीज रेंटल इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड कितना पीएनएल में जाएगा वो बताओ। और डेप्रीसिएशन फॉर 3rd ईयर ऑफ लीज, तीसरे साल में डेप कितना लगेगा वो बताओ। आओ जी शुरुआत करते हैं, करो मदद मेरी थोड़ी सी, बताओ कैसे शुरू करूं मैं। एनुअल रेंट निकालने पहले 3 साल का जो रेंट पर दिया है, एनुअल रेंट कितना लेने वाले हो आप इससे? आओ करो मदद करो मेरी, क्या लिखूं मैं जी? एनुअल रेंट कितना रहेगा? टोटल कितना उम्मीद कर रहे हो आप एसेट से? 1,95,000 बोलो बेटा। हाँ, इससे कितनी यूनिट बनेंगी? 3 लाख बनेंगी। तो 3 साल में कितनी बनने वाली हैं? 1,50,000। तो बेटा कितने रेंट की उम्मीद करोगे? कितना एनुअल रेंट? हाँ 97,000। ये सब करके आ रहा है क्या? ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने। एनुअल रेंट करना है तो चलो यही कर देते हैं। इसको क्या कर दूं? डिवाइड बाय 3 कर दें। बताओ कितना? 32,000। अब ध्यान से समझना, ये बात तो तय है हर महीने 32,500 देना पड़ेगा, लेकिन क्या वो बनता था 32,500 हर साल? बताओ बेटा। लीज रेंट का रेट निकालने कहो तो बोलो, लीज रेंट का रेट क्या हो जाएगा जरा बताना एक बार। 1,95,000 रुपये 3 लाख यूनिट बना कर देंगे। कितना हुआ? हाँ जी 0.65 पर यूनिट। एंट्री बताओ फटाफट से। अब पहला उसने पूछा था एनुअल लीज रेंट कितना होगा? 32,500 होगा। हर साल लीज रेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर। अब बताओ इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करोगे हर साल? बिल्कुल जी बिल्कुल, लीज रेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। बताओ जी, ईयर 1, 2, 3। इस साल का आउटपुट कितना बताया था इसने? 40,000। तो 40,000 एट द रेट ऑफ 0.65। फिर बताओ अगला 50,000 और 60,000 एट द रेट ऑफ 0.65। बताओ फटाफट से। हाँ जी 26,000 ट्रांसफर टू पीएनएल की बात कर रहे हैं। कितना? और यहां पर 39
1000। चलो जी, और आपने पे कितना करा था जरा ये बता देना मुझे। 32,500 बोलो बेटा, 32,500। और तो ये जो कम ज़्यादा था इसका क्या करेंगे, ट्रांसफर टू लीज रेंट इक्वलाइजेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा, 7,500 बोलो बेटा। 6,500। ये बता दो डेबिट में जाएगा इसका बैलेंस, क्रेडिट में जाएगा। एंट्री दिमाग में सोचो। आपने पेमेंट किया 32,500, लीज रेंट टू बैंक 32,500 बोलो बेटा। अब पीएनएल में डेबिट कम होंगे तो इसका बैलेंस कौन सा हो, ये छोड़ो क्योंकि वो छोड़ो डेबिट क्रेडिट। रीजन है लेजर की बुक्स में कुछ और होगा बैलेंस और लेसी की बुक्स में कुछ और होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, छोड़ दो उसे। यहां कितना हुआ, नील, और यहां कितना, ये रिवर्स हो जाएगा एक्चुअल में। ये सब पूछा नहीं है इसने, ये सब नहीं पूछा, उसने बस इतना पूछा था कितना ट्रांसफर टू पीएनएल होगा। मैंने आपको विजुलाइज करा दिया कि ये सारी एंट्रियां होंगी बेटा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या पूछ रहा है वो, निकाल दो थर्ड ईयर के लिए डेप कितना लगाओगे एसेट पर, फटाफट निकालो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड से। 32,500 लीज रेंट हो गया, 26, 32,500, 39,000, ठीक है। ये सारा सेवा भाव से था, ये सब नहीं पूछा इसने, ये सेवा थी सारी मेरी। डेप्रीसिएशन और बता दो बस, डेप्रीसिएशन फॉर थर्ड ईयर। कितना होगा बेटा, एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 1.5 लाख। कितनी यूनिट बनाएगा इससे ये, 3 लाख। ईयर थर्ड में कितनी बनाई हैं, 60,000 बोलो बेटा। हाँ, फॉर थर्ड ईयर पूछ रहा है बेटा। अच्छा, फॉर 3 ईयर्स ऑफ लीज, तो निकाल लो फिर 3 साल का निकाल लो डेप। एक का निकलवा दिया मैंने, हेलो, एक का निकलवा दिया, बाकी का निकाल लो बेटा। ये कितना आ रहा है वैसे, 30,000। बाकी दोनों का भी निकाल लोगे। खत्म इसके साथ हमारी चर्चा। बेटा नोट कर लेना इसको, वो थोड़ा सा जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन ना, वो ठीक मतलब टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है, समझने में शायद मुश्किलात आ जाए। फर्स्ट और सेकंड ईयर का डेप भी निकालना है, वो आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ निकाल लोगे, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं होनी चाहिए। AS 10 पढ़ा हुआ है हमने, CA फाउंडेशन में डेप्रीसिएशन भी पढ़ा हुआ है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से। चलिए बेटा, इसके साथ ही मैं क्लास आज की ख़त्म कर रहे हैं, ठीक। अभी हमारे पास टॉपिक बच रहा है एक, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही ख़त्म करेंगे। फाइन, चर्चा समाप्त आज की। धन्यवाद, बाय बाय।